Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19th January 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Gaza Peace Board, on which India has also been invited to join. Important from our syllabus GS paper to international relations point of view. देखिए, इजराइल और पैलेस्तीन की कन्फ्लिक्ट तो हम लोग कई दफ़ा न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं। ये लैंड जो आप देख रहे हैं जहां अभी इजराइल देश बसा है, इसको बनाया गया था 1948 में। इजराइल एक अलग से देश बनाया गया जूस रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों के लिए। यहाँ पे पहले हुआ करता था पैलेस्तीन। पैलेस्तीन essentially means it represents those people who are Arabic and follow Islamic religion. तो पैलेस्तीन से पहले भी यहाँ पे जूस लोगों के लिए जूस लोग रहा करते थे लगभग 3000 साल पहले। फिर वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में माइग्रेट आउट कर गए, देन दे वांटेड टू कम बैक, और इस तरीके से बहुत सारे इश्यूज के बाद उसमें एक मेजर इवेंट आप कह सकते हैं जो होलोकास्ट किया गया जूस के अगेंस्ट ड्यूरिंग या बिफोर वर्ल्ड वॉर 2। इन सब फैक्टर्स के कारण यूनाइटेड नेशंस के ऊपर 1948 में एक रिजोल्यूशन पास करके एक देश बनाया गया इस लैंड पे इजराइल, और साथ ही साथ कुछ एक एरियाज को डिक्लेयर किया गया इस कंट्री पैलेस्तीन। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा तो दो देश इस जमीन पे बनने थे, पैलेस्तीन एंड इजराइल, लेकिन जो पहले से पैलेस्टीनियन लोग थे या आसपास के जो इस्लामिक कंट्रीज थे, दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इजराइल एज ए न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। एंड देन देयर वाज वॉर बिटवीन इजराइल एंड दीज इस्लामिक कंट्रीज अराउंड इजराइल, जिसमें इजराइल समहाउ सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ अमेरिकन सपोर्ट, और यही आज तक चल रहा है। और उसके बाद से जो यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से दो देश बनाए जाने थे, पैलेस्तीन एंड इजराइल। अब इजराइल तो एक देश बन गया, लेकिन पैलेस्तीन की जो टेरिटरी थी, मैंडेटेड टेरिटरी थी यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से, उसको भी अब धीरे धीरे कैप्चर करता जा रहा है इजराइल। सो नाउ इजराइल हैज बिकम मोर अग्रेसिव रादर देन बीइंग जस्ट getting created as an independent country, it wants to acquire more and more territories of Palestine. तो ये है पूरा मामला, एकदम ब्रीफ में मैंने समझाया। यहाँ आज मैं इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट को डिस्कस नहीं करना चाह रहा, वो अपने आप में एक अलग कहानी है, उसको हमने पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में कई दफ़ा देखा है। कमिंग बैक टू द करेंट डेवलपमेंट्स, देखिए आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ये है इजराइल देश। जो पैलेस्टीनियन लोग हैं, यानी कि अरबिक स्पीकिंग इस्लामिक पीपल, दे आर कॉर्डोन्ड टू टू एरियाज, एक है वेस्ट बैंक और दूसरा है यहाँ पे गाजा स्ट्रिप। वेस्ट बैंक में जो लोकल अथॉरिटी जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करती है उसको कहा जाता है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जबकि गाजा स्ट्रिप में जो इंस्टीट्यूशन या जो एंटिटी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को, आर्मी को, सब कुछ मैनेज करती है, वो है हमास। और हमास एक तरीके की रेडिकल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हमास कोशिश कर रहा है, लगातार वो वायलेंट स्ट्रगल करता रहा है इजराइल के खिलाफ, और उसका लक्ष्य है कि इजराइल जैसे देश को हटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, और पूरे इस लैंड पे वापस से पैलेस्तीन एक देश बना दिया जाए। सो ये है लक्ष्य हमास का। हमास एक पॉलिटिकल आउटफिट भी है, लेकिन साथ ही साथ वो एक मिलिटेंट रेडिकल इस्लामिक इंस्टीट्यूशन भी है जो कंटिन्यूअसली इजराइल के अगेंस्ट कन्फ्लिक्ट करता रहता है। और इसी तरीके का एक मैसिव अटैक किया हमास ने अक्टूबर 2023 में इजराइल के ऊपर, और तब से इस एरिया की, गाजा स्ट्रिप की पूरी पॉलिटिक्स बदल गई है। यहाँ के लोगों की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। रीजन बीइंग, जो 2.5 साल पहले अक्टूबर 2023 में हमास ने यहाँ गाजा स्ट्रिप से अटैक किया इजराइल के ऊपर, दैट वाज वेरी मैसिव अटैक। उसमें उसने लगभग 240 से भी ज़्यादा इजरायली हॉस्टेज पकड़ लिए, कई सारे हजारों की संख्या में इजरायली सिटीजन्स मारे गए। उसके बाद अक्टूबर 2023 में जो हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, उसके पहले भी करता रहा है हमास, लेकिन इस लार्ज स्केल पे नहीं किया। लेकिन जो अक्टूबर 2023 में हमास ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, उसके बाद से इजराइल लगातार
गाजा रीजन में अटैक कर रहा है, बम्बार्डमेंट कर रहा है। ऑफिशियल स्टेटमेंट तो उसका ये है कि इट वांट्स टू एलिमिनेट हमास मिलिटेंट्स, बट रियलिटी में जो सिविलियन पॉपुलेशन है गाजा रीजन के, जो पैलेस्टीनियन सिविलियन इनोसेंट पॉपुलेशन है, दे आर बीइंग किल्ड ऑन लार्ज स्केल, और इस पूरे एरिया की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। यहाँ पे मैसिव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ चुका है इस गाजा रीजन में। दैट इज द रीजन वाई यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी ने, ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स जिसका नाम है, उसने कहा था कि गाजा इज हंग्रीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, एवरी पर्सन इन गाजा इज फेसिंग द रिस्क ऑफ फेमिन। यहाँ पे पूरी तरीके से लोगों की स्थिति या जीवन बदल चुका है पिछले 2-2.5 सालों में। दे आर फेसिंग सीवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। लाखों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं या डिस्प्लेस हो चुके हैं। सो गाजा में एक सीवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है। अब उस चीज को रोकने के लिए गाजा में जो लगातार इजराइल बॉम्बार्डमेंट कर रहा है और वहां के लोगों की स्थिति जो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, उसको बदलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक 20 पॉइंट पीस प्लान प्रपोज किया इन द मंथ ऑफ सितंबर 2025। डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है, इनकी बड़ी इच्छा थी नोबेल पीस प्राइज जीतने की। उस कारण से इन्होंने अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए। उनमें से एक इनिशिएटिव ये है कि गाजा रीजन में पीस को री इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने 20 पॉइंट पीस प्लान डेवलप किया, और इसमें उन्होंने समहाउ हमास को भी पार्टिसिपेट कराया। हमास ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द नेगोशिएशन। एक तरफ अमेरिका था, दूसरे तरफ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू और हमास के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। हमास के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये 20 पॉइंट पीस प्लान पूरी तरीके से तो एक्सेप्ट नहीं किया, बट पार्शियली एक्सेप्ट कर लिया। इस पीस पॉइंट 20 पॉइंट या पीस प्लान जब फाइनलाइज हुआ था, 20 पॉइंट पीस प्लान, तो उसको भी हमने देखा था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। 3 अक्टूबर के न्यूज़पेपर एनालिसिस में हमने उसको डिस्कस किया था। इस 20 पॉइंट पीस प्लान में मोटी मोटी बात यह है कि हमास विल बी रिमूव्ड फ्रॉम पावर इन गाजा स्ट्रिप, बट इजराइल विल ऑल्सो नॉट एनेक्स गाजा। ना हमास कंट्रोल करेगा, ना इसराइल कंट्रोल करेगा। देयर विल बी अ टेम्पोररी ट्रांजिशनल अथॉरिटी, जिसको पैलेस्टीनियन लोग ही चलाएंगे। एक टेम्पोररी ट्रांजिशनल अथॉरिटी होगी गाजा रीजन में। पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल कमिटी विल बी क्रिएटेड टू मैनेज गाजा स्ट्रिप, और उसमें कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी होंगे। ओवरऑल दिस ट्रांजिशनल अथॉरिटी मैनेजिंग गाजा स्ट्रिप, जिसमें मेनली पैलेस्टीनियन लोग होंगे, जिनको सपोर्ट करने के लिए कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट होंगे, वो मैनेज करेगा गाजा स्ट्रिप के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को। ना हमास कंट्रोल करेगा, ना इसराइल। इसमें इस 20 पॉइंट पीस प्लान में एक और बात की गई है कि देयर विल बी अ ओवरऑल पीस बोर्ड which will oversee the functioning of this transitional authority working in Gaza। तो पॉइंट ये है, अभी ये सब हवाई बातें हैं, अभी रियलिटी में कुछ हुआ नहीं है। पॉइंट ये है कि हमास को पावर छोड़ना होगा। यहाँ पे एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी होगी गाजा में, और उस ट्रांजिशनल अथॉरिटी में पैलेस्तीन के ही लोग होंगे, लेकिन सिविलियन लोग होंगे। और उस ट्रांजिशनल अथॉरिटी के कामकाज को देखने के लिए ग्लोबल लेवल पे एक गाजा पीस बोर्ड बनाया जाएगा। उस गाजा पीस बोर्ड में दुनिया भर के अलग अलग देश के जो हेड ऑफ द स्टेट्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे, और गाजा पीस बोर्ड के अंदर पाकिस्तान, टर्की जैसे देशों के लीडर्स को, हेड ऑफ द स्टेट्स को इनवाइट किया गया है। नाउ यूएस हैज आल्सो इनवाइटेड इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी टू बी पार्ट ऑफ दिस गाजा पीस बोर्ड। अब अगर ये इनविटेशन को ध्यान से देखा जाए, देखिए भारत ने अभी तक ना ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट किया है, ना रिजेक्ट किया है इस इनविटेशन को, क्योंकि इस इनविटेशन को देखा जाए तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं। अगर भारत को इनवाइट ना किया जाता, पाकिस्तान जैसे देशों के हेड ऑफ द स्टेट को इनवाइट कर दिया गया और भारत को इनवाइट ना किया जाता, तो भी इट वुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। भारत का डिप्लोमेटिक स्टेचर जो है वो कहीं ना कहीं डिमीन होता। इससे भारत को इन्वाइट किया गया है तो भारत की एक रिस्पेक्ट रखी गई है, ठीक है। सो इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज राइजिंग ग्लोबल डिप्लोमेटिक स्टेचर, दैट इज द पॉजिटिव पार्ट। लेकिन अब चैलेंज ये है कि अगर हम एक्सेप्ट करते हैं इस इनविटेशन प्लान को, तो फिर इंडिया विल सीमिंगली डेविएट फ्रॉम इट्स स्टैंड कि गाजा कन्फ्लिक्ट का कोई भी सॉल्यूशन यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म से आना चाहिए, ना कि किसी एक देश, अमेरिका या रसिया जैसे देशों की तरफ से आना चाहिए।
ये भारत का जो स्टैंड है कि कोई भी फैसला ग्लोबल लेवल पे अगर जो कोई कन्फ्लिक्चुअल मामला है तो वो मिलजुल करके मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स लाइक यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आना चाहिए। ये जो भारत का स्टैंड है अभी तक, उससे भारत डेविएट होता हुआ दिखेगा। तो भारत अगर इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करता है तो कहीं ना कहीं भारत अपने स्टैंड दैट एनी सच issue must be resolved at the UN platform and India always believes in multilateralism, इस अपने स्टैंड से डेविएट होता हुआ दिखेगा। अगर भारत एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर ऐसा लगेगा कि इंडिया इज नॉट सीरियस अबाउट रिजॉल्विंग सच अ ग्रेव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गोइंग ऑन इन गाजा रीजन ऑफ पैलेस्तीन। तो ये एक मामला है। अब देखते हैं आगे भारत इसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। जो भी होगा उस पर फिर और आगे आने वाले आर्टिकल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। गाजा का जो लोकेशन है उसके बेसिस पे मैंने प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पैलेर्मो प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, पैलेर्मो प्रोटोकॉल इज विथ रिस्पेक्ट टू चाइल्ड ट्रैफिकिंग। हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दिया है भारत सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप सख्त से सख्त कदम उठाएं, टेक स्ट्रिंजेंट मेजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड ट्रैफिकिंग। चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक मेजर या सीरियस ह्यूमन राइट इशू है भारत के अंदर। हर साल लगभग 3000 से 4000 बच्चे जो हैं वो रेस्क्यू होते हैं आज पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो फ्रॉम चाइल्ड ट्रैफिकिंग। उनको बचाया जाता है, कई सारे बच्चे रेस्क्यू नहीं हो पाते हैं। सच चिल्ड्रेन आर फोर्स्ड इनटू बेगारी, उनसे भीख मंगवाया जाता है, चाइल्ड लेबर, ऑर्गन रिमूवल, सेक्स ट्रेड, इनमें इनको एंगेज किया जाता है। सो दैट इज व्हाई इट्स अ सीरियस ह्यूमन राइट इशू इन इंडिया। हर साल लगभग 30 से 40,000 बच्चे गायब हो जाते हैं, अगवा हो जाते हैं, ट्रैफिक कर दिए जाते हैं। इट्स अ सीरियस ह्यूमन राइट इशू। और इसी पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा कि आप कुछ भी करें बट इस तरह की एक्टिविटीज को रोकें। ये चिल्ड्रन का फंडामेंटल राइट एंड तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन है। फंडामेंटल राइट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21A का तो सीधा सीधा ये वायलेशन है, क्योंकि जो बच्चे ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाते हैं उनका ऑफकोर्स राइट टू एजुकेशन तो कभी भी अवेल नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ आर्टिकल 23 एंड 24 ऑल्सो gives protection against human trafficking, begging, forced labor. It is not just for children, but in general it talks about prevention of such activities. तो कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट भी बच्चों का वायलेट हो रहा है जो आर्टिकल 23 एंड 24 में मैंडेट किया गया है। डीपीएसपी पार्ट 4 में आर्टिकल 39 का क्लॉज ई एंड एफ स्पेसिफिकली डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ चिल्ड्रेन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसी एक्टिविटी जो हैं वो कहीं ना कहीं भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स की नाकामयाबी है एंड डिनायल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट्स टू द चिल्ड्रेन। चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं इसके लिए संविधान में क्या क्या बातें हैं वो तो हमने देखा ही, और इस तरीके से फंडामेंटल राइट एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वॉयलेशन माना जा सकता है। प्लस चाइल्ड ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए देयर आर सेवरल डोमेस्टिक लॉज एज वेल, जैसे इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015, criminal law amendment act of 2013 which expanded definition of trafficking, and POCSO act because children are subjected to sex trade as well. So यहाँ पे POCSO केस भी आता है। तमाम डोमेस्टिक लॉज हैं, उसके अलावा एक इंटरनेशनल प्रोविजन भी है। इसी कारण से ये, चूंकि बाकी डोमेस्टिक कानून तो आप सब जानते ही हैं, बट पालेर्मो प्रोटोकॉल क्या है वो समझाने के लिए मैंने आर्टिकल कवर किया। एक इंटरनेशनल प्रोविजन भी है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट चाइल्ड ट्रैफिकिंग, उसका नाम है पैलेर्मो प्रोटोकॉल। प्रीलिम्स में आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है। पैलेर्मो प्रोटोकॉल इज एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट, सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन। इसको साल 2000 में अडॉप्ट किया गया था। इट सप्लीमेंट्स यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं उसके लिए यूनाइटेड नेशन का ऑलरेडी एक कन्वेंशन है, उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए इस कन्वेंशन के अंतर्गत प्रोटोकॉल लाया गया है। तो कन्वेंशन ब्रॉडर लॉ होते हैं, उसके अंतर्गत स्पेसिफिक प्रोविजंस को कहा जाता है प्रोटोकॉल। तो यूएन कन्वेंशन है ये, ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसनेशनल क्राइम प्रिवेंट करने के लिए ये यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है, उसके अंतर्गत पैलेर्मो प्रोटोकॉल लाया गया है एंड इंडिया इज पार्टी टू बोथ दिस कन्वेंशन एज वेल एज पैलेर्मो प्रोटोकॉल।
इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट चाइना's Chang'e 6 मिशन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, Chang'e 6 मिशन चाइना का क्या है, उसको समझने से पहले थोड़ा मून और अर्थ के बीच की रिलेटिव पोजीशनिंग समझते हैं। देखिए, मून इज टाइडली लॉक्ड विथ अर्थ। टाइडली लॉक्ड का मतलब ये होता है कि मून एक रिवॉल्यूशन जितने टाइम में कंप्लीट करता है अराउंड द अर्थ, लगभग 28 दिनों में, उतने ही टाइम में मून एक रोटेशन भी कंप्लीट कर लेता है ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो उसका रोटेशन का टाइम पीरियड एंड रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड सेम है। अर्थ की अगर बात करें तो हमारा अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर जाता है 24 घंटे में एक बार, जबकि सन के अराउंड वो रिवॉल्व करता है 365 डेज में। तो इस कारण से अर्थ इज नॉट टाइडली लॉक्ड विथ सन बट मून इज टाइडली लॉक्ड विथ अर्थ। 28 दिनों में लगभग मून एक रिवॉल्यूशन करता है और 28 दिनों में एक रोटेशन भी करता है। इस कारण से होता क्या है, बिकॉज ऑफ दिस टाइडल लॉकिंग, मून का एक हिस्सा, ये वाला हिस्सा ही हमेशा अर्थ के सामने रहता है, एक हिस्सा हमेशा अर्थ के पीछे रहता है। सो वन पार्ट ऑफ द मून ऑलवेज रिमेन ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द अर्थ, इट इज ऑलवेज विजिबल फ्रॉम द अर्थ। इसको कहा जाता है नियर साइड ऑफ द मून। और मून का दूसरा हिस्सा जो है, वो पीछे वाला हिस्सा, जिसको कहा जाता है फार साइड ऑफ द मून, इज नेवर विजिबल फ्रॉम द अर्थ बिकॉज ऑफ दिस टाइडल लॉकिंग। मून का जो नियर साइड है उस पर इस तरीके के ब्लैक पैचेज हैं, इसको कहते हैं ना चांद में दाग है। वो नियर साइड में ब्लैक पैचेज हैं जिसको मारिया भी कहा जाता है। फार साइड में इतने पैचेज नहीं है। तो ये है मून का टाइडल लॉकिंग एंड नियर साइड एंड फार साइड। ऑफ कोर्स नियर साइड हमारे अर्थ से दिखता है। जो मून पे जो भी हम लोग मिशन भेजते हैं वो नियर साइड में भेजना आसान है, फार साइड में भेजना थोड़ा कठिन है। यहां से इसे भेज करके इधर भेजना थोड़ा कठिन है। अब दुनिया में अभी तक जितने भी मिशन मून पे भेजे गए हैं, ज्यादातर मून के नियर साइड में भेजे गए। हमारा चंद्रयान 3 मिशन भी मून के नियर साइड में ही था। हाँ, वो इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि नियर साइड में होने के बावजूद भी साउथ पोल के आसपास लैंड कराया गया था चंद्रयान 3 को, विच वॉज अ डिफिकल्ट एक्ट। लेकिन फार साइड में लैंड कराना और भी कठिन है। नियर साइड के सदर्न पोल पे लैंड कराया गया था चंद्रयान 3 को, विच इज डिफिकल्ट, लेकिन मून के फार साइड में लैंड कराना और भी कठिन है। लेकिन चाइना का मून मिशन या लूनर मिशन, जिसका नाम है चैंगे मिशन, उसमें 6 प्रोब्स अभी तक भेजे जा चुके हैं। 6 अलग अलग उसमें प्रोब सैटेलाइट्स भेजे जा चुके हैं, और उसमें से 2 ऐसे हैं जो मून के फार साइड में लैंड करते हैं। तो मून के फार साइड में अभी तक कोई भी लैंड नहीं करा पाया है अपने प्रोब मिशन को एक्सेप्ट चाइना। और चाइना ने सक्सेसफुली 2 बार मून के फार साइड में अपने प्रोब को लैंड कराया है। चाइना का जो चैंगे मिशन है, 6 मिशंस भेजे जा चुके हैं। उसमें से चैंगे 4 लैंडेड ऑन द मून फार साइड, और चैंगे 6 ऑल्सो लैंडेड ऑन मून फार साइड। चैंगे 4 ओनली लैंडेड ऑन मून फार साइड, बट वहां से सैंपल लेकर के नहीं आया। वहां पे रोवर मिशन था, यानी कि मून के फार साइड में लैंड करके वहां पे मूव करके वहां से डेटा भेजता है। चैंगे 6 मिशन ने मून के फार साइड में लैंड भी किया और वहां से डेटा, रॉक सैंपल भी कलेक्ट करके लाया है अर्थ के ऊपर। तो दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ चैंगे 6 मिशन। साल 2024 में चैंगे 6 मिशन ऑफ मून लैंडेड ऑन फार साइड ऑफ मून एंड कलेक्टेड सॉइल एंड रॉक सैंपल फ्रॉम मून। अब चैंगे 6 मिशन के मदद से जो मून के फार साइड से रॉक सैंपल लाया गया है, उसकी स्टडी की गई है। 2024 में ही फार साइड से मून के रॉक सैंपल कलेक्ट करके लाया गया। अब उसको स्टडी करके कुछ कुछ नए इंफॉर्मेशन मून के बारे में आ रहे हैं। तो 2 महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आए हैं मून के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ लूनर सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम फार साइड ऑफ मून। फर्स्ट, कि मून का जो फार साइड वाला हिस्सा है, वहां का जो रॉक सैंपल है वो मून के नियर साइड के मुकाबले अलग है। फार साइड में वोल्केनिक इरप्शन ज्यादा हुए हैं। Scientists have analyzed moon rock sample collected from far side and they have concluded that the far side का जो rock है that is chemically different from the near side. Volcanic activity ज़्यादा हुए होंगे far side में, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। प्लस फार साइड के मून के रॉक सैंपल को कलेक्ट करके उसको स्टडी करके ये भी पता चला है कि मून परहैप्स वाज क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन अ सेलेस्टियल बॉडी एंड अर्थ। अर्थ से कोई
दूसरी बॉडी टकराई होगी और उससे मून बना होगा, और मून इज डेब्री फ्रॉम द एंशिएंट कोलिजन बिटवीन अर्थ एंड अदर सेलेसियल बॉडी. दैट इज अनदर फाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ चाइना's चांगे मिशन रॉक सैंपल स्टडी. टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, ये न्यूज समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का सरल सा मतलब है कि अगर दो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उस मामले को कोर्ट में सुलझाने के बजाय बाहर, कोर्ट के बाहर किसी तरीके से उनको रिजॉल्व किया जाए, तो इस मैकेनिज्म को कहा जाता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. मीन्स डिस्प्यूट रिजोल्यूशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ जुडिशियरी, विदाउट एनी ट्रायल. ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म किसी भी देश के अंदर वेल डिफाइंड, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए. इससे क्या होता है कि कंपनियों के बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड, बिजनेसेस के बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो मामला बार बार कोर्ट में ना ले जाना पड़े, उसको कोर्ट के बाहर ही रिजॉल्व कर दिया जाए. इससे फायदा होगा कि लो कॉस्ट रिजोल्यूशन मिलेगा प्लस टाइमली रिजोल्यूशन मिलेगा. अदरवाइज कंपनियों के बीच में कुछ डिस्प्यूट है कि मेरी कंपनी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किसी कंपनी XYZ के साथ, अब हमारे बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया और XYZ टाइमली पेमेंट नहीं दे रहा मुझे, या मैंने जो उसको प्रोडक्ट सप्लाई किया वो उस क्वालिटी का नहीं है जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था. अब इसको रिजॉल्व करना टाइमली फैशन में जरूरी है, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के लिए वो इक्विपमेंट मुझे सप्लाई करना था उस कंपनी को, वो प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर कंप्लीट किया जाना है मान लीजिए. और कोर्ट में अगर हम लोग ये लेकर के गए कि देखिए सर ये इक्विपमेंट तो इसने अच्छा नहीं दिया है, उस क्वालिटी का नहीं दिया है जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, अब कोर्ट में केस चल जाएगा 5-6 साल, प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था 2 साल में. तो इस तरीके से तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो काफी हैम्पर हो जाएगा अगर एवरी डिस्प्यूट हैज टू बी रिजॉल्व्ड इन द कोर्ट ओनली. सो इसी कारण से ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जरूरी है किसी भी देश के अंदर, वो प्रॉपरली डिफाइंड होना, फंक्शन करना जरूरी है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे, इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स वहां पे रिजॉल्व हो पाए और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को हैम्पर ना हो. ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में ऑफकोर्स वही मैटर लिए जाते हैं जो सिविल टाइप के हों, कॉमर्शियल हों, इंडस्ट्रियल हों, या कुछ फैमिली डिस्प्यूट रिलेटेड हों. क्रिमिनल केसेस कैन नॉट बी टेकन देयर. क्रिमिनल केसेस विल बी टेकन इन क्रिमिनल नॉन कंपाउंडेबल केसेस कैन नॉट बी टेकन. यानी कि जो भी सीरियस हीनियस क्राइम से रिलेटेड मामले हैं वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंतर्गत नहीं लिए जा सकते, वो कानूनी तौर पे नहीं लिया जा सकता. ये नहीं कि आपने किसी का मर्डर कर दिया और फिर बोले कि कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है, फैमिली वालों से कहा चलो हम लोग ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू इसको रिजॉल्व करा लेते हैं. ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज क्रिमिनल ऑफेंसेज आर नॉट ऑफेंस अगेंस्ट एन इंडिविजुअल ओनली, इट इज ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी. वो मामला तो कोर्ट में जाएगा ही जाएगा. ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसके कई मैकेनिज्म हैं. जैसे एक है आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन में दो पार्टी जिसके बीच में डिस्प्यूट है वो एक थर्ड पार्टी को हायर करता है कि भैया ये डिस्प्यूट है, तुम रिजॉल्व करो, और जो भी फैसला तुम सुनाओगे वो फैसला हम दोनों के ऊपर बाइंडिंग होगा. दूसरा होता है कॉन्सिलिएशन, जिसमें दो पार्टी जिनके बीच में डिस्प्यूट है वो थर्ड पार्टी को हायर करता है, बोलता है तुम ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करो और अपने हिसाब से फैसला सुनाओ, लेकिन वो फैसला हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा. तीसरा होता है मेडिएशन. मेडिएशन में दो पार्टी जो हैं वो बोलते हैं कि हम लोग आपस में डिस्प्यूट रिजॉल्व करेंगे बातचीत करके. थर्ड पार्टी बस चाहिए एक मेडिएटर की तरह जो बस बातचीत करवाने में हेल्प करे. वो फैसला नहीं सुनाएगा, मेडिएटर विल नॉट गिव द जजमेंट, बट वो बस बातचीत करवाने में एक मॉडरेटर की तरह रोल प्ले करेगा. तो आर्बिट्रेशन में फैसले जो होंगे वो थर्ड पार्टी सुनाएगा, बाइंडिंग होगा. कंसिलिएशन में थर्ड पार्टी फैसला सुनाएगा लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होगा. मेडिएटर में थर्ड पार्टी फैसला सुनाएगा ही नहीं, वो बस हेल्प करेगा इन नेगोशिएशन. ये जो आर्बिट्रेशन, मेडिएशन एंड कंसिलिएशन की एक्टिविटी हमारे देश के अंदर, इट इज रेगुलेटेड अंडर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996. इस कानून के अंतर्गत ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्टिविटीज होती हैं. इन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में मेनली 3 एक्टिविटीज आती हैं, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड मेडिएशन, विच इज मैनेज्ड एज पर दिस एक्ट ऑफ 1996. आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 में प्रॉपर प्रोसीजर लिखा हुआ है कि क्या आर्बिट्रस को या कंसिलिएशन या मेडिएशन के टाइम में प्रोसीजर फॉलो करना है. दिस एक्ट हैज बीन
क्रिएटेड इन लाइन विथ यूनाइटेड नेशंस का मॉडल लॉ। यूनाइटेड नेशन ने इस डायरेक्शन में एक मॉडल यानी कि स्टैंडर्ड लॉ ऑलरेडी बनाया हुआ है, यूनाइटेड नेशन कमीशन और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, उसी के लाइन में ये भारत का कानून बना है। ये जो कानून है इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, यानी कि भारत की किसी कंपनी का डिस्प्यूट हो गया किसी फॉरेन की कंपनी से, या फॉरेन की दो कंपनियों के बीच में डिस्प्यूट हो गया और भारत के अंदर वो किसी आर्बिटर को हायर करना चाहते हैं, तो उस केस में भी ये कानून एप्लीकेबल होगा। भारत के अंदर आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन सर्विस प्रोवाइड करने वाली कई सारी एंटिटीज बनी हैं एज पर दिस एक्ट, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996, कई सारी एंटिटीज बनी हैं, पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय फिक्की। फिक्की भारत के कई सारे इंडस्ट्रीज ने मिल करके एक इंस्टीट्यूशन बनाया है और उसी फिक्की ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ग्रुप बनाया है इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, जो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड मेडिएशन का। अब एक महत्वपूर्ण बात है जो इस आर्टिकल में हाईलाइट की गई है कि भारत के अंदर आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड मेडिएशन की एक्टिविटी तो चल ही रही है एज पर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996, और उसके अंतर्गत कई सारे आर्बिटर्स काम कर रहे हैं जो हमारे देश में आर्बिट्रेशन, मेडिएशन एंड कंसिलिएशन का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस कानून में एक मेजर अमेंडमेंट लाया गया था 2019 में। 2019 के अमेंडमेंट के हिसाब से एक अलग से स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जानी चाहिए, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका काम होना चाहिए कि भारत में जितने भी आर्बिटर्स काम कर रहे हैं उनकी ग्रेडिंग करे, उनकी एक्टिविटीज पे नजर रखे। भैया भारत में अपने कई सारे आर्बिटर्स काम कर रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड कैसा है, उनकी ग्रेडिंग कैसी है, उनके ऊपर मोरल एंड प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स, कहीं वो किसी बायस तरीके से तो काम नहीं कर रहे। इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए एक अलग से स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, ऐसा 2019 के अमेंडमेंट में कहा गया। उस बॉडी का नाम होगा आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। बट इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि ये अमेंडमेंट लाए हुए भी 6 से 7 साल हो गए। एक आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड मीडिएशन सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो भी एंटिटीज हैं उनके रेगुलेटर को बनाने की बात की गई है इस अमेंडमेंट में, लेकिन वो रेगुलेटर आज तक बना नहीं है। ये बहुत जरूरी है बनना, क्योंकि ये जब रेगुलेटर बनेगा तभी जाकर के भारत के अंदर जो आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड मेडिएशन की एक्टिविटी है वो और प्रोफेशनल तरीके से होगी, क्योंकि उसका एक प्रॉपर रेगुलेटर होगा, उनके स्टैंडर्ड्स ले डाउन करेगा। और जब आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, कंसिलिएशन यानी कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और अच्छे तरीके से होगा, तो भारत के अंदर जो बिजनेस है, जो उनके डिस्प्यूट्स टाइम बाउंड फैशन में रिजॉल्व होंगे, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट मिलेगा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ऐसा मेंस में सवाल पूछा जा सकता है। ये सवाल यूपीएससी ने 2015 में पूछा था, लेकिन मैंने इस सवाल को थोड़ा चेंज कर दिया है और करंट कॉन्टेक्स्ट में बना करके पूछा है आपसे, और उसका आंसर भी मैंने हिंट्स के तौर पे आपको दिया है। 2015 में पूछा तो उस टाइम में तो 2019 अमेंडमेंट की बात तो आप कर नहीं सकते थे, फिर आप कर सकते हैं। तो आप आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन का महत्व बताइए, ओवरऑल अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का महत्व बताइए, फिर बताइए कि ये कानून जरूरी क्यों है 2019 वाला, और फिर करंट स्टेटस क्या है वो भी बता दीजिए कि अभी तक आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया नहीं गया है। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन। इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोवाइड सर्विस ऑफ आर्बिट्रेशन, जबकि आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया विल बी अ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी क्रिएटेड एज पर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। नेशनल हाईवे जो काजीरंगा नेशनल पार्क को राउंड कट करता है वो है नेशनल हाईवे नंबर 715। आईडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इनिशिएटिव है, ये बात सही है, बट वेंचर कैपिटल नहीं प्रोवाइड करता, ये फंड नहीं प्रोवाइड करता, या कंपनियों में शेयर्स नहीं खरीदता है स्टार्टअप में, वो बेसिकली ग्रांट देता है, 1.5 करोड़ तक का ग्रांट देता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वोयाजर से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट ही सही है। वोयाजर 2 वाज लॉन्च्ड बिफोर वोयाजर 1 एंड वोयाजर 1 इज एक्सपेक्टेड टू बिकम फर्स्ट ह्यूमन ऑब्जेक्ट टू रीच distance of 190 day from Earth. Miyawaki method, mini forest in the urban areas. That's all from our side for today. Thanks for watching.